इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 25 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF के साथ साथ जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाती है। तो मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस राज्य ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार स्टेट लॉन्च्ड द हिट कोविड ऐप। देखिए, होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए बिहार सरकार ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है। हिट का मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। इस ऐप का प्रयोग करके जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो अपने क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का पूरा डेटाबेस तैयार करेंगे और इस हिसाब से तय हो पाएगा कि किस मरीज को एडमिट करना है, किसे होम आइसोलेशन में ही रहने देना है। इस ऐप को बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया है। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ के CM है नीतीश कुमार, कैपिटल है पटना और गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार से जुड़े हाल ही के अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को रिक्रूट करने में बिहार देश में पहले नंबर पर है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि कबरताल ये बिहार की पहली रामसर साइट बन गई है और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अश्विन पोर्टल और वंडर ऐप इन दोनों को ही लॉन्च किया है। साथ ही बिहार सरकार ने UNEP के साथ एक लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए एक MOU साइन किया है। साथ ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम है कलरव, इसको नागी नकटी बर्ड सेंचुरी यहाँ पर इनोग्रेट किया था। ये सभी हमने MCQs फॉर्मेट में भी किए हुए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस वर्ष चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चीतास वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि चीतास टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन नवंबर आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952। देखिए, 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था भारत में। अब इनको साउथ अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा नवंबर में इस साल। और आपको बता दें कि लास्ट बार छत्तीसगढ़ में इन्हें स्पॉट किया गया था 1947 में, जिसके बाद इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि जो चीता है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN इसकी लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। और अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो एसिनोनिक्स जुबैटस इसका साइंटिफिक नेम है। एंड चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल ऑन अर्थ। सबसे तेज पशु है ये धरती पर। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। शाजी NM हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। तो जो शाजी NM हैं इनको ट्यूबर मैन ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है और इनको ये पुरस्कार दिया गया है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। किस कैटेगरी में? कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, इस कैटेगरी में 2 लाख का कैश प्राइज इनको यहाँ पर मिला है। प्रतिष्ठित FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रेसिडेंट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो V कार्तिकेयन पांडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड। देखिए, जो V कार्तिकेयन पांडियन हैं ये IAS ऑफिसर हैं और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। तो इनको FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया गया है। आभासी सम्मेलन में भाग लेने वाले धोखेबाजों का पता लगाने के लिए किस IIT ने एक उपकरण जिसका नाम फेक बस्टर है इसको विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन
B. So IIT Ropar in Punjab has developed a tool, Fake Buster, to detect imposters attending a virtual conference. तो देखिए, जो IIT रोपड़ है ये पंजाब में है, इसने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर जो है डेवलप किया है। किस लिए? ताकि आपने देखा होगा कि जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो उनमें पता तो चलता नहीं है क्योंकि सब ऑनलाइन चल रहा होता है, तो कोई भी उसमें बैठ जाता है और किसी और का फेस उसमें डिजिटली लगा दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर धोखा दिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है डीप फेक टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी होगा जैसे जो आपके ये बीजेपी के लीडर हैं मनोज तिवारी, तो इनका भी एक बार इस तरह का डीप फेक वीडियो बनाया गया था जिसमें कि ये हरियाणवी बोलते हुए दिख रहे हैं और पंजाबी बोलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल कोई और रहा था लेकिन उनका फेस उस पर ओवरलैप कर दिया था। तो इस तरह से बनाया जाता है डीप फेक वीडियो कि आपके फेस और आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल उन्हीं शब्दों के साथ चलता है, किसी और के फेस पर आपका फेस ओवरलैप कर दिया जाता है और आवाज़ भी बिल्कुल वैसी ही बना दी जाती है। तो इसको बोलते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी। कई तरह की ऐप्स भी इसमें आती हैं, तो इससे ये बहुत बड़ा खतरा है आज के टाइम में भी और हमेशा रहने वाला है, क्योंकि देखिए इससे ब्लैकमेलिंग भी होती है, चाहे वो फीमेल्स की ब्लैकमेलिंग हो, ठीक है, किसी का फेस किसी पर लगा दिया जाता है, या फिर आप रिलीजियस अगर सेंटिमेंट्स की बात करें तो किसी व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए कोई एब्यूज़ कर रहा है किसी रिलीजन को, तो वहाँ पर किसी नेता का अगर फेस लगा दिया जाए तो फिर से एक दिक्कत हो सकती है। तो इसको बोलते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी। PR श्रीजेश, जिन्हें FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। PR श्रीजेश, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ FIH एथलीट्स कमिटी, इज एसोसिएटेड विद हॉकी। तो ये भारतीय टीम के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। इनको FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की एथलीट्स कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसका मतलब। और इन्हीं के साथ श्रीजेश परट्टू, मार्लेना रायबाचा, मोहम्मद मियां और मैट स्वान को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी जो रूल्स कमेटी है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं स्टीव हॉर्गन। और आपको हाल ही में बताया था कि नरेंद्र बत्रा, इनको FIH का प्रेसिडेंट फिर से नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी यूनियन बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जिसका मुख्यालय किस राज्य में है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। द RBI हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑन सिटी यूनियन बैंक विच इज हेडक्वार्टर्ड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है ये सिटी यूनियन बैंक और 1 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक पर लगाया है। इसी के साथ साथ नूतन नागरिक सहकारी बैंक जो अहमदाबाद में है, इसमें 90 लाख का लगाया है, 90 लाख का लगाया है। और डैमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि पुणे में है, इस पर 10 लाख का लगाया है, 10 लाख का लगाया है। साथ ही RBI ने हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी 2 करोड़ का फाइन लगाया था। ICICI बैंक पर भी हाल ही में 3 करोड़ का फाइन लगाया था और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी 2 करोड़ का फाइन लगाया था। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी 2 करोड़ का फाइन लगाया था। तो ये इसी साल के हैं। अटलांटिक महासागर में बनने वाले 2021 के पहले तूफान का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो आना is the name of the first storm of 2021 that made appearance in the Atlantic Ocean. तो अटलांटिक ओशन में पहला जो इस साल का जो हरिकेन बन रहा है, आना इसका नाम है, इसको नाम दिया गया है आना। किसी भी स्टॉर्म को तब नाम दिया जाता है जब वो कम से कम जो उसकी विंड स्पीड है वो 39 माइल्स पर आवर्स की रहती है। और इसके बाद वाले कौन कौन से आने वाले हैं? अगले वाले का नाम होगा बिल और उससे अगले का नाम होगा क्लाउडेटे। एमिलिया रोमैग्ना ओपन किसने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो कोको गॉफ वॉन एमिलिया रोमैग्ना ओपन। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की हैं और इन्होंने वैंग क्वांग जो कि चाइना की हैं, इनको हराया है। और ये टूर्नामेंट इटली में हुआ है और इसमें विमेंस डबल का टाइटल भी जीता है कोको गॉफ एंड कैटी मैकनेली ने। तो ये जो ये एमिलिया रोमैग्ना है, ये प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट है।
निम्नलिखित में से किसने कोवटेक वेंटिलेशन सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो निहाल सिंह आदर्श हैज़ डेवलप्ड कोवटेक वेंटिलेशन सिस्टम। तो आप इनको देख सकते हैं, ये इनकी मदर है जो कि ये कोविड फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर हैं ये। तो देखिए निहाल सिंह आदर्श ये मुंबई से हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। तो इन्होंने कोवटेक वेंटिलेशन सिस्टम बनाया है। आपको पता होगा कि जो पीपीई किट्स होती हैं, पीपीई का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये भी याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, ये पीपीई किट्स पहन के रखते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स काफ़ी गर्मी लगती है क्योंकि पूरी तरह से बंद रहती है। तो इसमें वेंटिलेशन की सुविधा देने के लिए, किसी तरह से हवा इनको कूल एयर मिल सके, उसके लिए इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। इस तरह का ये इक्विपमेंट है कोवटेक। तो इसको इस तरह से टाइट किया जा सकता है वेस्ट में, और यहाँ पर फैन की भी सुविधा इसमें दी गई है। किस मंत्रालय ने योग के साथ रहें घर पर रहें विषय के तहत 5 वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड अ सीरीज ऑफ 5 वेबिनार्स अंडर द थीम ऑफ बी विद योगा बी एट होम। और इसके तहत इसने द आर्ट ऑफ लिविंग द योगा इंस्टीट्यूट और अरहम ध्यान योग और कैवल्य ध्यान योग इंस्टीट्यूट, इन सभी के साथ कोलैबोरेट किया है। साथ ही आपको बता दें कि आयुष मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं ये हैं श्रीपद येशु नाइक, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को 9 नवंबर 2014 में गठित किया गया था। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये सभी इनिशियल्स से बनाया गया है ये पूरा नाम। भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इंडिया एंड इजराइल साइंड अ 3-year वर्क प्रोग्राम फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर 3 साल के लिए 2021 से 2023 के लिए इंडिया और इजराइल एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेशन करेगा। वैकल्पिक निवेश कोष यानी AIF और उद्यम पूंजी कोष की नई विदेशी निवेश सीमा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बैंकिंग एग्जाम वालों के लिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 1500 मिलियन US$ इज द न्यू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स। देखिए जो मार्केट रेगुलेटर है हमारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, इसने जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स की जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसको डबल कर दिया है। अब कितना कर दिया है? 1500 मिलियन US$। पहले ये लिमिट 750 मिलियन US$ थी। आपको बता दें, अब समझिएगा कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं। देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि इसको जो आपका ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन एक्ट 2012 है, इसके रेगुलेशन 2 सेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत इसको रखा गया है। देखिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आखिर होता क्या है? देखिए बेसिक इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हम जानते हैं, स्टॉक मार्केट में कर लिया हमने, बॉन्ड्स में कर लिया या फिर गोल्ड में कर लिया। लेकिन इनके अलावा जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उसी को बोला जाता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो इसमें आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे कि रियल इस्टेट हो गया, हेज फंड्स हो गया और प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गया, डेट सिक्योरिटीज़ हो गया। तो इनमें यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। ज़्यादातर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो उनसे जो है मनी पूल की जाती है और तब इस तरह के प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। साथ ही वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होता है? देखिए वेंचर कैपिटल क्या होती है, मान लीजिए कोई स्टार्टअप है और लगता है कि हाँ वो कुछ अच्छा ग्रो करेगा, तो कोई भी जो पूंजीपति है, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कोई मान सकते हैं कि कोई प्राइवेट प्लेयर है, तो वो उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा ताकि वो ग्रो करे, ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके और लॉन्ग टर्म में उसको जो जिसने इन्वेस्ट किया है उसको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। AI संचालित ऑनलाइन खाता खोलने के लिए किस बैंक ने हाइपरवर्ज के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद हाइपरवर्ज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। तो इसमें इतना ही है जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं।
व्यक्ति द्वारा आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सीबीडीटी द्वारा निर्धारित नई समय सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो September 30, 2021 is the new deadline set by the CBDT to file income tax returns for assessment year 2021-22 by individual। तो देखिए, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है यानी सीबीडीटी है, तो इसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत मिली पावर जो है, सेक्शन 119 के तहत जो इसको पावर मिली है, तो उसके तहत इसने इस लिमिट को बढ़ा दिया है। मतलब जो टाइमलाइन है टैक्स, जो इनकम टैक्स रिटर्न करने का जो समय सीमा है, उसको 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2021 कर दिया है। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज वॉन बाय डेविड क्लेनरमैन एंड शंकर बालासुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स, शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन को 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज मिला है। फ्रेंड्स, ये स्पेलिंग आप याद रखिएगा एसएससी एग्जाम में, और कई या यहाँ तक कि एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था, जो सीसेट का पेपर होता है, मिलेनियम, यहाँ पर स्पेलिंग आपको बतानी थी उसमें कि कौन सी स्पेलिंग सही है। 4 स्पेलिंग दी गई थी मिलेनियम की, और तो इसमें आप याद रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। देखने में तो लगता है कि हमें पता है, लेकिन अगर एक एल यहाँ पर आप मिस कर दो या फिर एन आप यहाँ पर हटा दो, रिमूव कर दो, तो थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। तो याद रखिएगा मिलेनियम की स्पेलिंग। अच्छा, बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। तो ये प्राइज़ इन्हें सीक्वेंसिंग टेक्निक्स के विकास के लिए दिया गया है। तो इनके द्वारा विकसित की गई इस टेक्निक की वजह से अब डीएनए को सुपरफास्ट टाइम में भी पढ़ाया जा सकता है। ये पुरस्कार हर साल में टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड द्वारा दिया जाता है और इसमें 1 मिलियन यूरो की धनराशि दी जाती है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तेलंगाना। In which year was the G20 founded? 1999. Palak Kohli and Parul Parmar are associated with which sport? So they are para shuttlers, यानी बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। Recently, Mount Nyiragongo volcano erupted in which country? So Democratic Republic of the Congo. Last question is, who is the present chairman of Atomic Energy Commission? कमलेश नीलकंठ व्यास। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी खूबसूरती से दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। अंकिता रैना इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टिग्रे रीजन ऑफन सीन इन न्यूज इज इन विच कंट्री? विच सिटी इज नोन एज द वीगन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।